नमस्कार साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसमें उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय वाले टॉपिक में हम लोग जो भी कॉमन चीज़ें हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उसको देखेंगे। इसके अलावा जो अलग है उन सबको देखते हुए इस टॉपिक को कवर करेंगे। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए साथियों, मैं डी कुमार आपके अपने ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और आज का सेशन हम करते हैं स्टार्ट। और आज के सेशन का पहला लाइन जो है वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाने से संबंधित है कि कहाँ से दिया जाता है। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको वेतन और भत्ता जो दिया जाता है साथियों, वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन पेंशन की बात अगर आती है रिटायरमेंट के बाद तो वह केंद्र से दिया जाता है। आगे देखिएगा साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जो होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है, रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है, तो वह होती है 62 वर्ष साथियों। लेकिन यदि आप हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वह जो होती है आयु वह 65 वर्ष की होती है। तो इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको याद रहेगा। आगे देखिएगा साथियों, पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है और वह है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। अगली लाइन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है टोटल वह 25 है और 25 में 25वां उच्च न्यायालय जो गठित किया गया है वह नवीनतम, वो कौन सा उच्च न्यायालय है? तो साथियों, वह जो 25वां उच्च न्यायालय है आंध्र प्रदेश के अमरावती में गठित किया गया है और उसकी स्थापना जो किया गया वह 1 जनवरी 2019 में किया गया है। अगली लाइन है साथियों, जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है किसके? तो वह साथियों उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट की अधिकारिता के वह अधीन रहता है। अगली लाइन है साथियों, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत कौन आते हैं? तो वह जो परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं अधिकार, वह है संवैधानिक अधिकार हैं, सांविधिक अधिकार हैं और इसके अलावा मौलिक अधिकार हैं। ये 3 अधिकारों के तहत वह परमादेश जारी कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। तो इस तरह से साथियों इसमें ध्यान दीजिएगा कि उच्च न्यायालय जो है यह रिट जारी करने से संबंधित या आप कहें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में यह अधिकारिता ज़्यादा रखता है अपेक्षाकृत सुप्रीम कोर्ट के। आगे देखिएगा, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति, ये तो आपने देख लिया। यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक बोलने से तलाक नहीं होगा, यह गैरकानूनी रहेगा। तो किसने दिया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिया है। बहरहाल यह अब बहुत पुराना लाइन हो चुका है क्योंकि ये इस टाइम पे गैरकानूनी घोषित भी किया जा चुका है, संसद द्वारा विधि भी बनाया जा चुका है। तो आगे देखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है? तो साथियों कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। हाँ, इतना जरूर है कि इसका एक कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक बेंच अंडमान निकोबार पर है, पोर्ट ब्लेयर पर है। ठीक है साथियों, आगे देखिएगा, एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो न्यायालय है वह है मुंबई। मुंबई के अलावा भी हैं, लेकिन यह क्वेश्चन हमने जैसा कि हमने पहले भी बता चुका आपको कि हम एक जो लाइन लिए हैं वो पिछले आए हुए किसी न किसी क्वेश्चन से ही हमने इस लाइन को उठाया है, यानी कि उसमें जो उत्तर सही है 4 विकल्पों में से उसको हमने यहाँ पे मेंशन करने का प्रयास किया है। आगे देखिएगा साथियों, मार्च 2013 में उच्च न्यायालय कुछ गठित किए गए हैं और वो उच्च न्यायालय जो गठित किए गए हैं, एक मेघालय में किया गया, तो एक त्रिपुरा में और एक जो किया गया है वो मणिपुर में किया गया है। 2013 से पहले यदि आप बात करेंगे तो इन मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का अगर अधिकारिता की बात करें तो यह
उच्च न्यायालय गुवाहाटी के अंतर्गत आते थे। गुवाहाटी में कुल 6 खंडपीठ थी और उन खंडपीठों में से 3 के खंडपीठ यहाँ पर भी स्थापित थे, लेकिन 13 में यहाँ पर उच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया। अब इस टाइम पे उसके अंतर्गत कुल 3 ही खंडपीठ और बचे हुए हैं। आगे देखिएगा साथियों, उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य जो हैं वह संघ राज्य क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, राज्य ही हैं। वो कौन कौन से हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों, कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनके अंतर्गत कुछ एक ही 2 राज्य न होकर के बल्कि उससे अधिक राज्य सीमित हैं। जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतर्गत केवल और केवल उत्तर प्रदेश का ही अधिकारिता क्षेत्र है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश भी हो और मध्य प्रदेश भी हो या 2 से अधिक राज्यों का हो, बल्कि उत्तर प्रदेश में ही एक ही राज्य में ही यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 2 खंडपीठ गठित किए गए हैं, एक यहाँ इलाहाबाद में तो एक लखनऊ में गठित किया गया है। तो इसी तरह से पूरे भारत में कुछ ऐसे भी न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता के अंतर्गत कुछ एक से अधिक बेंचें स्थापित की गई हैं और उसके स्थापित किए जाने का कारण यह है कि वह अधिकारिता क्षेत्र जो रखता है वह एक से अधिक राज्यों या अन्य क्षेत्रों पर अधिकारिता रखता है, तो इसलिए वहाँ पर खंडपीठों को स्थापित किया गया है। आगे देखिएगा साथियों, इसमें है संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 4 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं। जैसे गुवाहाटी की बात अभी हमने पहले ही किया। अब इस टाइम पे बचे हुए कौन कौन से हैं तो असम है और नागालैंड है और मिजोरम है और इसके अलावा आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश। यदि बात करें यहाँ पर हम गठित किए जाने का तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मिजोरम में गठित नहीं किया गया बल्कि मणिपुर में गठित किया गया। तो इस तरह से इसके 4 यदि आप देखेंगे तो 4 क्षेत्र हैं, जिसमें से आपका असम में मुख्य पीठ हो जाएगा और यहाँ पर खंडपीठ हो जाएगा। आगे देखिएगा मुंबई उच्च न्यायालय यानी कि इसके अधिकारिता क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। यदि बात की जाए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे तो पंजाब और हरियाणा आएगा। साथियों यहाँ पर राज्य की बात की जा रही है, यहाँ पे हम लोग इसमें संघ राज्य क्षेत्रों को नहीं शामिल कर रहे हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करेंगे तो इससे और ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जैसे यदि आप एक उच्च न्यायालय को लीजिए और उसमें संघ राज्य क्षेत्रों को भी शामिल कर लीजिए तो उसमें और आ जाएंगे, संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम केवल राज्यों की ही चर्चा कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की बात अगर की जाए तो इसका भी अधिकारिता क्षेत्र इस टाइम पे तो नहीं, लेकिन पहले क्या था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी था। लेकिन वर्तमान में यदि देखा जाए 2019 के बाद तो यहाँ पे अमरावती में स्थापित किया जा चुका है तेलंगाना में एक उच्च न्यायालय। तो आगे देखिएगा साथियों, उच्च न्यायालयों में सबसे अधिक बेंच कहाँ कहाँ पे हैं या किसके पास हैं तो ऐसा है, देखिएगा साथियों इसमें कि कुछ इसमें ऐसे भी हैं जिसको आप देखेंगे यहाँ पर कि संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है इसमें, उसमें नहीं थे। अब ऐसा इसमें कौन कौन सा, जैसे देख लीजिए कलकत्ता उच्च न्यायालय है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मूल पीठ जो है वह एक इसकी बेंच पोर्ट ब्लेयर में स्थापित की जा चुकी है, जैसा कि हमने पहले बताया। मूल पीठ अगर बात की जाए तो कलकत्ता में है। यहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं आप तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में है, जबकि 2 अन्य बेंचों की बात अगर किया जाए तो एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। इसी तरह से आगे देखिएगा कि बम्बई उच्च न्यायालय की मूल पीठ की बात की जाए तो बम्बई उच्च न्यायालय की मूल पीठ जो है वह बम्बई में है। 3 अन्य बेंचों की बात किया जाए अगर तो एक नागपुर में, एक पणजी में और एक औरंगाबाद में है। आगे देखिएगा साथियों गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ जो है यह है गुवाहाटी में और इसके अलावा 3 बेंच और अभी बचे हुए हैं। वो कौन है, नागालैंड की कोहिमा और इसमें आप देखेंगे मिजोरम आइजोल और यहाँ पर देखेंगे ईटानगर अरुणाचल। ये सभी हैं। ये क्या हैं, यहाँ पर 3 अन्य जगहों पर बेंच स्थापित की गई हैं। पहले गुवाहाटी में कुल कितने थे, 6 थे।
अब वर्तमान में जो बचे हुए हैं 3 हैं। मार्च 2013 में मणिपुर में, मेघालय में और त्रिपुरा में, आपने पहले ही पढ़ लिया कि यहाँ पर 3 अन्य क्या किए गए हैं, उच्च न्यायालयों का गठन किया गया है। गठन के पश्चात 3 ही ये शेष कुल बचे हुए हैं। आगे देखिएगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न में बंबई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 3-3 बेंचें हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा उच्च न्यायालय के अगर बेंचों की बात की जाए किसके पास हैं, तो बंबई और यहाँ पर गुवाहाटी की बात की जा सकती है। यहाँ आप देखेंगे एमपी की, मध्य प्रदेश, यानी कि इसकी मूल पीठ जो है, इसकी मूल पीठ है जबलपुर में, लेकिन बेंच अगर बात किया जाए तो 2 ही है। तो इसके पास भी उतनी बेंच नहीं है जितना कि बंबई और गुवाहाटी के पास है। अब साथियों इसमें आगे देखिएगा, यहाँ पर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी चर्चा अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसके पास केवल एक ही बेंच है, और वह जो बेंच स्थापित किया गया है वह लखनऊ में स्थापित किया गया है। लखनऊ में स्थापित किया गया है। लखनऊ में स्थापित यह बेंच एकमात्र इसकी बेंच है, जबकि इसके अलावा भी एक बेंच स्थापित करने की मांग की जा रही है पश्चिमी यूपी में। पश्चिमी यूपी के लोग आंदोलन कई बार कर चुके हैं कि एक बेंच यहाँ पे भी स्थापित किया जाए, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी दूरी पड़ जा रहा है। लेकिन वर्तमान में अभी देखिए तो एक ही है बेंच। ठीक है साथियों, वो कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो आगे चलते हैं हम लोग साथियों। अगला लाइन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा करे, तो जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए उस रिट को क्या कहा जाएगा। अगर ऐसी कोई ऐसी कोई रिट जारी की जाती है सरकार के लिए और सरकार से ऐसा कहा जाता है या अपेक्षा की जाती है कि ऐसा करे, तो ऐसी रिट को साथियों मैंडमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैंडमस कहा जाता है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को अथवा उसकी संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए अगर कोई लेख जारी करता है तो वह आदेश देने का काम करता है। क्या करता है, आदेश, यानी कि परमादेश जारी करता है। आगे देखिएगा, यहां पर साथियों राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है। साथियों राज्यों के पास कुछ मुख्य क्षेत्राधिकार भी होते हैं। उच्च न्यायालयों के पास क्या होते हैं, कुछ मुख्य क्षेत्राधिकार भी होते हैं। मुख्य क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि वह उसी के लिए मुख्यतः स्थापित किए गए, उनका मुख्य काम वो होता है। जैसे कोई एक स्टूडेंट का मुख्य काम अगर कहा जाए तो उसका मुख्य काम क्या होता है, पढ़ाई करना, क्लास करना, डेली क्लास जाए, ये मुख्य काम है। लेकिन उसके साथ साथ अदर भी काम होते हैं। तो ऐसे मुख्य काम क्या होते हैं हाई कोर्ट के, जैसे हाई कोर्ट के मुख्य कार्यों में देखेंगे कि मूल अधिकारिता, अनुच्छेद 226 के तहत यदि आप जाते हैं तो हाई कोर्ट के पास जाते हैं, तो ये मूल अधिकारिता जो होगी वह आएगी इसके अंतर्गत। यानी कि मौलिक अधिकार का हनन यदि हो रहा है, मौलिक अधिकार के संरक्षण की करना, यह हाई कोर्ट के मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। तो वही बातें यहाँ पे की जा रही हैं कि राज्य के उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो परामर्श अगर देने वाली बातें आए तो वह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार इसके पास जो है वह इसका मूल अधिकार नहीं है। यदि राज्यपाल परामर्श मांगते हैं तो वह वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, उससे इनकार भी कर सकता है। तो ये जो होगा इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आएगा साथियों, इस चीज़ को जानते रहिएगा। आगे देखिएगा, रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। कौन सी, यदि कार्यवाही लंबित है तो प्रतिषेध किया जाता है। मान लीजिए कि कोई कार्यवाही लंबित हो, जैसे अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड और बीटीसी से संबंधित विवाद अभी भी लटका हुआ है, इस पर फैसला फाइनल आया नहीं है, तो यह अभी फैसला लंबित है। अब इस पर हाई कोर्ट क्या किया, रोक लगा दिया, प्रतिषेध कर दिया। प्रतिषेध किया एनसीटी को कि आप सीटेट का मार्कशीट न जारी करिए। तो इस तरह से बीएड के लिए भी, जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनको क्या कर दिया इसने, इन्होंने कहा कि जो बीएड किए हुए
स्टूडेंट हैं और वो सीटेट का पेपर फर्स्ट दिए हैं, उनका रिजल्ट अभी ना जारी किया जाए, तो ये क्या किया, प्रतिषेध कर दिया, रोक दिया, रोकने का काम किया। तो ऐसे ही कुछ कार्यवाहियां जब लोअर कोर्ट में भी लंबित रहती हैं तो उस पर फैसला लेने से वह रोक लगा देता है। आगे देखिएगा, एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। यानी कि साथियों, यदि आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे विवाद होते हैं जो कि कई जगहों पर, कई न्यायालयों में उस पर विवाद होता है, उस पर सुनवाई हो रहा होता है। अब उस पर क्या करेगा उच्च न्यायालय या शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि उससे संबंधित जितने भी विवाद हैं उन सारे विवादों को अपने पास मंगवा लेगा। जैसे आप कहेंगे उदाहरण दीजिए सर, उदाहरण की बात यदि करें तो जैसे राम मंदिर विवाद है, राम मंदिर विवाद से संबंधित जितने भी केसेस थे उन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवाया और उस पर सब पर अपना खुद जो विचार करना था वो विचार करके फैसला दिया। इस तरह से विचार करने से क्या होगा कि कोई एक जो फैसला आएगा उस पर दोबारा कोई दूसरे कोर्ट का जब बाद में फैसला आता तो वह किसी भी तरह से उसको प्रभावित नहीं करेगा। उस पर एक कोर्ट ने सारा विचार करके एक डिसीजन जो देगा वह डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक क्या होता है कि यदि कोई ऐसी कार्यवाही लंबित होती है तो उसे शीर्ष कोर्ट, उससे ऊपर की कोर्ट अपने पास मंगवा सकती है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। आगे देखिएगा, एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। कौन सी? उत्प्रेषण। आगे देखिएगा साथियों, कथन कारण से संबंधित क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है, कथन है, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उसका पालन न करना न्यायपालिका या न्यायिक व्यवहार के अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। तो ये बात सही है साथियों। न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने या दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो ये बात भी सही है, लेकिन इससे इसका कोई कोरिलेशन बन नहीं पा रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा, बातें दोनों सही हैं, कथन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो पा रही है। आगे देखिएगा, जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। तो बात सही है। जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते हैं या उससे असमर्थ हैं। तो ये भी बात सही है। ये जनहित याचिका जो है साथियों, ये उन्हीं लोगों के लिए है ही जो न्यायालय तक अपने अधिकार की मांग करने के लिए नहीं पहुंच सकते हैं। उनके अधिकार की मांग के लिए जो भी व्यक्ति हैं, जो जन सहयोगी हैं, जो जनता के सहयोगी हैं, उनके लिए ये बनाया गया कि आप अगर चाहें तो ऐसे कहीं अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उनके अधिकार की रक्षा के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों ये दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी सही हो रहा, स्पष्टीकरण भी सही है। आगे देखिएगा, कथन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है। अगली लाइन है, भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। तो यहाँ पर साथियों दोनों बातें सही हैं। न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार क्षेत्र जो सीमित की बात की जा रही है, यहाँ पर यह है कि जब कोई भी कानून बनती है विधायिका के द्वारा, तो उस विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को शीर्ष कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू में डाल सकता है, पुनरीक्षण कर सकता है कि यह संवैधानिक है कानून या संवैधानिक नहीं है। लेकिन साथियों इसके कुछ सीमाएं हैं, उस सीमा या उस दायरे के अंदर में ही कोर्ट ऐसा करता है। तो इस तरह से बात ये जो है सही है, यानी कथन ये जो है सही है। कारण की बात करें यदि, तो इसमें कारण यह बता रहे हैं कि भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है, ऐसा माना जाता है साथियों। लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं यह नकारात्मकता की बातें हैं जो कि हमारे संविधान के संदर्भ में कही जाती हैं कि आपने तो कुछ बनाया नहीं, सब दुनिया देश के संविधानों से लेकर के भर दिया है।
जो कि ये बातें सही भी हैं कुछ हद तक कि हमारे यहाँ अधिकांश प्रावधान जो लिए गए हैं वह या तो संविधान के पहले जब बना संविधान उसके पहले जो प्रावधान थे यानी कि 1935 का अधिनियम जो था या तो उससे ले लिया गया या किसी दूसरे देश से देख करके उस देश के प्रावधान को हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। लेकिन साथियों ये आरोप लगाना सरासर गलत है क्योंकि हमने उन्हीं चीज़ों को अपनाया है जो हमारे परिप्रेक्ष्य में सही थे। तो बातें ये सही है कि हमने उधार लिया है तो ये भी बात सही हो जाएगा, ये भी बात सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या यहाँ पर सही नहीं हो पा रही है साथियों। व्याख्या इसलिए नहीं सही हो पा रही है कि यहाँ पे पुनरीक्षण की बात की जा रही है, यहाँ पे संविधान बनाने की बात की जा रही है कि कैसे बना है, तो दोनों के मध्य में संबंध नहीं हो पा रहा है सही से। आगे देखिएगा मित्रों, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालयों सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो यहाँ पे बात ये सही है साथियों कि उच्च न्यायालय जो हैं यह सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक स्थिति में है, यानी कि इनके पास अधिक अधिकार है। किसके संदर्भ में? भारतीय नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए साथियों क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कोई अपने अधिकार के हनन होने की केस करते हैं तो आपके पास केवल एक अधिकार होगा, मौलिक अधिकारों के हनन के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत। यानी कि आपका मौलिक अधिकार जब हनन हो रहा होगा, मौलिक अधिकारों का हनन जब हो रहा होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल उसी पर सुनवाई करेगा। लेकिन यदि हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में साथियों मौलिक अधिकारों के अलावा कानूनी अधिकार भी, अगर आपके पास किसी भी तरह से समस्या क्रिएट हो रही है, कानूनी अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है, तो भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा हाई कोर्ट बढ़िया स्थिति में है, हाई कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार ज्यादा है। तो ये बातें सही हैं। आगे देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकता है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों बातें सही हैं और ये अधिक स्पष्टीकरण भी दे रहा है, जैसा कि हमने पहले बताया कि ये अधिकारिता उससे अधिक क्यों है, क्योंकि उसके पास केवल मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार है, जबकि इसके पास कानूनी अधिकार भी है। यानी कानूनी रूप से यदि आपका अधिकार कोई हनन हो रहा है तो भी यह जारी कर सकता है। तो इस तरह से साथियों ये व्याख्या हो पा रहा। मित्रों आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटा सा कि यदि आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मित्रों आगे चलते हैं साथियों, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो रीति अपनाई जाती है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय को जैसे हटाने की रीति होती है सेम वैसे ही होती है। यहाँ पर दूसरी लाइन है साथियों, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? यदि रिजाइन करता है हाई कोर्ट का न्यायाधीश तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए रिजाइन करता है। 2011 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया गया, किंतु अपने बचाव के लिए जब वह महाभियोग लोकसभा में पास होने की स्थिति में था उसके पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया गया। ऐसा किस न्यायाधीश के द्वारा किया गया? तो ऐसा साथियों न्यायमूर्ति ये सौमित्र सेन थे, इन्हीं के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में पास होता कि उसके पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया। आगे देखिएगा, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किसने दिया था? तो मोबाइल कोर्ट की अवधारणा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने दिया था। आगे है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना करके कितने समय तक रखा जा सकता है? तो वह साथियों 3 महीने तक आप किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बना करके रख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को यदि बाहर छोड़ा जाता है तो बाहर की व्यवस्था जो होगी वह अव्यवस्थित हो सकती है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, नज़रबंद करके रखा जाता है, यानी कि उसको उसके ही घर में या किसी होटल में उसको कैद रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि वह आने वाले समय में अपराध करने की संभावना उससे जताई जा रही है, उससे है, तो उसके पहले ही यह निवारक निरोध के तहत उसको अंदर में कर दिया जाता है। जैसे यदि आप कहेंगे उदाहरण कोई दीजिए, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखेंगे तो जैसे जम्मू कश्मीर में जब
धारा 370 हटाया गया था तो वहाँ के जो शीर्ष नेता थे पहले ही उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया। तो ये चीज़ें होती हैं। बिना मुकदमा, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा रहा था, इसके बावजूद भी उनको अंदर ही रख दिया गया। आगे देखिएगा, विधि आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट के समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 से अधिक जो सदस्य होंगे वह उस न्यायालय से नहीं होंगे। तो ऐसा किस न्यायाधीश ने कहा था? HR खन्ना ने कहा था। अगली लाइन है साथियों, ग्राम न्यायालय अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकारता के रूप में स्वीकार करता है। ग्राम न्यायालय अधिनियम जो है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। किसके रूप में? मध्यस्थ के रूप में या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। किसको? सामाजिक सक्रियतावादियों को, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता को। किस न्यायालय में? यह ग्राम न्यायालय में होता है। ठीक है साथियों, तो इस तरह से उम्मीद करते हैं साथियों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सेशन आपको कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल पर यदि आप नए हैं, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।